सोचो एग्जाम से एक दिन पहले आपको पूरा बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज करना हो, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है कि कहां से स्टार्ट करें। इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम बायोलॉजी को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर का कंप्लीट वॉक थ्रू करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स, डायग्राम्स और प्रोसेसेस एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो में। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम इन 6 स्टेप्स में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है और उसे एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे पहले ये चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मेनली ह्यूमन बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म, कॉमन डिजीजेस और इनके प्रिवेंशन के बारे में है। बोर्ड्स में इसकी वेटेज काफ़ी अच्छी है। यहाँ से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जैसे व्हाट इज इम्यूनिटी, डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस जो कि बहुत कॉमन है जैसे इनेट वर्सेस एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं जैसे एड्स, HIV, नाइको। चलिए अब चैप्टर के मेन सेक्शन में चलते हैं। हम इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस में कवर करेंगे ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो और सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में कनेक्ट होते चलें। चैप्टर की शुरुआत हेल्थ की डेफिनेशन से होती है। याद रखिए, ये WHO की डेफिनेशन है। हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि फिजिकली फिट होना, मेंटली बैलेंस्ड होना और सोशली वेल एडजस्टेड होना है। ये एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। तो गुड हेल्थ मेंटेन कैसे करें, इसके लिए ये पॉइंट ज़रूरी है। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज तो पर्सनल लेवल पर है, लेकिन इसमें पब्लिक हेल्थ मेजर्स भी आते हैं जैसे वैक्सीनेशन, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल और वेक्टर कंट्रोल जैसे मच्छरों को कंट्रोल करना। एग्जाम में इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, सो रिमेंबर दीज कीवर्ड्स। अब आते हैं डिजीजेस पर। डिजीजेस 2 तरह की होती हैं, इन्फेक्शियस जो पैथोजेंस की वजह से होती हैं और एक पर्सन से दूसरे में फैलती हैं, और दूसरी है नॉन इन्फेक्शियस जो नहीं फैलती और अक्सर लाइफस्टाइल या जेनेटिक रीजन से होती हैं। ये बेसिक क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए। अब कुछ कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस देखते हैं। आपको पैथोजन का नाम, टारगेट ऑर्गन और उससे जुड़ी की इंफॉर्मेशन याद रखनी है। जैसे टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी से होता है और विडाल टेस्ट से कंफर्म होता है। द केस ऑफ टाइफॉइड मैरी ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स के कैसे एक कैरियर बिना सिम्टम्स के भी डिजीज फैला सकता है। निमोनिया जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है, लंग्स के एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करता है, जबकि कॉमन कोल्ड सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक रहता है। और रिंगवर्म नाम में वर्म है पर होता फंजी से है। ये एक नेचुरल क्वेश्चन है कि इन बीमारियों से बचने के लिए बॉडी क्या करती है। हर रोज हम इतने पैथोजेंस के कांटेक्ट में आते हैं, फिर भी बीमार नहीं पड़ते। इसका जवाब है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो पावर है जो हमें पैथोजन से बचाती है। यह हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। इम्यूनिटी 2 मेन टाइप्स की होती है, इनेट एंड एक्वायर्ड। चलिए उनको समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट बोर्ड्स में बार बार आता है, इसे बिल्कुल इग्नोर मत करना। इनेट इम्यूनिटी एक जनरल प्रोटेक्शन है जो हमें बाय बर्थ मिलती है। ये किसी भी पैथोजन के लिए नॉन स्पेसिफिकली यानी सेम तरह से काम करती है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है। इसकी सबसे खास बात है मेमोरी, मतलब एक बार किसी पैथोजन से लड़ने के बाद हमारी बॉडी उसे याद रखती है। इनेट इम्यूनिटी के ये 4 बैरियर्स हैं जो पैथोजेंस को बॉडी में एंटर करने से रोकते हैं। फिजिकल बैरियर में आती है स्किन, फिजियोलॉजिकल बैरियर में स्टमक का एसिड और माउथ का सलाइवा, सेल्यूलर बैरियर्स में हमारे WBCs जैसे मैक्रोफेजेस, और साइटोकाइन बैरियर्स में आते हैं इंटरफेरॉन्स जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज करती हैं ताकि बाकी हेल्थी सेल्स बच सकें। तो ये है हमारा बिल्ट इन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप्स हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाती है, जैसे वैक्सीनेशन के बाद। ये प्रोसेस स्लो है पर लॉन्ग लास्टिंग है। पैसिव इम्यूनिटी में हमें बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलती हैं, जैसे न्यूबॉर्न बेबी को मदर्स मिल्क से। ये फास्ट एक्शन देती है पर शॉर्ट लिव्ड होती है। अगर एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का डिफरेंस क्लियर हो गया है तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो रहा है। इस वीडियो को लाइक कर देना तो लेट मी नो। अब बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जो इम्यून सिस्टम पर ही डायरेक्ट अटैक करती है, एड्स। इसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये HIV वायरस से होती है जो हमारे हेल्पर T लिम्फोसाइट्स को टारगेट करता है, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एड्स का कोई क्योर नहीं है, इसलिए प्रिवेंशन ही बेस्ट ऑप्शन है। इससे बचने के लिए अवेयरनेस जरूरी है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो NACO और WHO ने प्रमोट किए हैं, जैसे सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डिस्पोजेबल नीडल्स का यूज और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। ये लाइन इस चैप्टर में दी गई है और इसका मतलब है कि जानकारी ही बचाव है। इग्नोरेंस से बचना है और अवेयरनेस फैलानी है।
एड्स से इन्फेक्टेड लोगों को सिंपैथी और हेल्प की ज़रूरत होती है, उन्हें सोसाइटी से अलग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंसर। नॉर्मली हमारी सेल्स में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कॉन्टैक्ट इनिबिशन कहते हैं, जो उन्हें अनकंट्रोलेबली डिवाइड होने से रोकती है। जब ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है तो सेल्स डिवाइड होती रहती हैं, जिससे ट्यूमर्स बनते हैं। कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन से ट्रीटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज होती हैं। बायोप्सी सबसे कन्फर्मेटिव टेस्ट है, जिसमें टिश्यू सैंपल को स्टडी किया जाता है। इसके अलावा एक्सरेज, सीटी स्कैन्स और एमआरआई जैसी इमेजिंग टेक्निक्स भी यूज होती हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट इन मेथड्स के कॉम्बिनेशन से किया जाता है। सर्जरी से ट्यूमर को निकाला जाता है। रेडियोथेरेपी में रेडिएशन से कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। कीमोथेरेपी में ड्रग्स यूज होते हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे हेयर लॉस। और इम्यूनोथेरेपी में बॉडी के इम्यून सिस्टम को ही बूस्ट किया जाता है। अक्सर इन मेथड्स का कॉम्बिनेशन यूज होता है ताकि ट्रीटमेंट सबसे इफेक्टिव हो। अब चैप्टर के आखिरी इंपॉर्टेंट सेक्शन पर चलते हैं, जो है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। कॉमनली अब्यूज ड्रग्स में आते हैं ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका अल्कोहल्स। ओपियोइड्स जैसे हेरोइन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करते हैं। कैनाबिनॉइड्स जैसे चरस और गांजा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं। इन ड्रग्स का रेगुलर यूज एडिक्शन और डिपेंडेंस क्रिएट करता है। एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, जबकि डिपेंडेंस बॉडी की टेंडेंसी है, जिसके कारण ड्रग ना मिलने पर विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका प्रिवेंशन है। पीयर प्रेशर से बचना, एजुकेशन और प्रॉब्लम्स के लिए हेल्प लेना। अब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, खासकर डायग्राम से रिलेटेड। एंटीबॉडी का डायग्राम बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। ये एक वाई शेप्ड मॉलिक्यूल है। इसमें 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स होती हैं, इसीलिए इसे H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ वाई के ऊपर पार्ट में एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, जहां ये पैथोजन से जुड़ता है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस का फ्लो समझते हैं, जिससे आपको कॉम्प्लेक्स स्टेप्स आसानी से याद रहेंगे। ये कैंसर ट्रीटमेंट का एक सिंप्लीफाइड फ्लो है। सबसे पहला स्टेप है अर्ली डिटेक्शन। उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें सर्जरी, रेडियो और कीमो का कॉम्बिनेशन यूज होता है। और आखिर में पेशेंट के इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, जैसे अल्फा इंटरफेरॉन। अब वो कॉमन मिस्टेक्स जिनको अवॉइड करके आप अपने मार्क्स बचा सकते हैं, ये सेक्शन ध्यान से सुनना। इन पॉइंट्स का खास ध्यान रखें। अक्सर स्टूडेंट्स जल्दबाजी में ऐसी गलतियां कर देते हैं। पैथोजन के साइंटिफिक नेम्स को ठीक से याद करें। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स को कंफ्यूज ना करें। और फुल फॉर्म्स तो बिल्कुल स्किप मत करना, ये डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं। चलिए अब इस चैप्टर के की टेकअवेज को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो भी पढ़ा है उसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समराइज करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने हेल्थ की डेफिनेशन से स्टार्ट किया, फिर डिजीजेस के टाइप समझे, इसके बाद इम्यूनिटी को डिटेल में देखा, उसके टाइप्स इनेट, एक्वायर्ड, एक्टिव और पैसिव। फिर हमने 2 मेजर डिजीजेस एड्स और कैंसर, उनके कॉज, डिटेक्शन और ट्रीटमेंट को कवर किया। और फाइनली हमने ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के इफेक्ट्स और प्रिवेंशन को भी डिस्कस किया। ये सारे टॉपिक्स हमने एक फ्लो में रिवाइज कर लिए हैं। आई होप ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल था। अपनी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को समझना ही हेल्थी रहने की चाबी है। अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स, डायग्राम्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है। और अगर आपको और चैप्टर्स इसी तरह रिवाइज करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी का एक नया चैप्टर। और हाँ, इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए, चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जब भी हम माइक्रोब्स सुनते हैं तो दिमाग में सीधा जर्म्स और बीमारियों का ख्याल आता है ना? लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? नहीं। आज हम देखेंगे कि ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ के लिए कितने ज़रूरी हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल, क्या सारे माइक्रोब्स हमारे दुश्मन हैं? देखिए, ये सोचना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि हाथ धो लो, जर्म्स लग जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हमें इस कॉमन गलतफहमी को आगे चैलेंज करना है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। असलियत यह है कि इनमें से ज़्यादातर माइक्रोब्स हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे दोस्त हैं। इस पूरे चैप्टर में हम उनके फ़ायदे देखेंगे कि कैसे वो हमारे खाने से लेकर हमें ठीक करने वाली दवाइयों तक में काम आते हैं। तो चलिए इन छोटे छोटे अनजान दोस्तों से मिलते हैं।
तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम माइक्रोब्स के पॉजिटिव साइड को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो ये है हमारा आज का प्लान। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम माइक्रोब्स का एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि वो क्या हैं और कहाँ मिलते हैं। फिर सेक्शन 2 में हम देखेंगे उनका रोल हमारे किचन में। उसके बाद सेक्शन 3 में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल लेवल पर उनके इस्तेमाल की। सेक्शन 4 में हम पेनिसिलिन की कमाल की कहानी सुनेंगे और आखिर में सेक्शन 5 में हम एंटीबायोटिक्स की पावर को समझेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम इन 5 सेक्शंस में चैप्टर को कवर करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। जब हम अर्थ पर लाइफ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पेड़ पौधे और जानवर आते हैं, लेकिन असल में माइक्रोब्स ही इस धरती के बायोलॉजिकल सिस्टम्स के मेन कंपोनेंट्स हैं। उनके बिना लाइफ जैसी हम जानते हैं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि माइक्रोब्स हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो ये मिलते कहाँ हैं? इसका सिंपल सा जवाब है हर जगह। सॉइल में, पानी में, हवा में और यहां तक कि हमारी बॉडी के अंदर और ऊपर भी। पर सबसे हैरान करने वाली बात उनकी सहन शक्ति है। वो ऐसी ऐसी जगहों पर आराम से रहते हैं जहां कोई और लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकता, जैसे कि थर्मल वेंट्स या गीजर्स में जहां टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, या बर्फ की गहरी लेयर्स के नीचे, और यहां तक कि हाईली एसिडिक एनवायरमेंट्स में भी। कमाल है ना? तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि माइक्रोब्स सर्वव्यापी हैं, यानी ऑमनी प्रेजेंट। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। माइक्रोब्स में बहुत डाइवर्सिटी होती है और ये हम उनके अलग अलग शेप्स को देखकर ही समझ सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर पहले इमेज में आपको रॉड शेप बैक्टीरिया दिख रहे हैं और दूसरी में स्फेरिकल यानी गोल शेप के। लेकिन जो तीसरी इमेज है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको एक बैक्टीरिया दिख रहा है जिसके एक पूंछ जैसी चीज़ है। इसे कहते हैं फ्लैजेलम और ये एक छोटे से मोटर की तरह काम करता है जिससे बैक्टीरिया मूव कर पाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि बैक्टीरिया अलग अलग शेप्स और स्ट्रक्चर्स के होते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। हाँ, माइक्रोब्स की दुनिया में वायरसेस भी आते हैं। यहाँ हम 2 अलग तरह के वायरस देख रहे हैं। लेफ्ट में है बैक्टीरियोफेज, देखने में किसी साइंस फिक्शन मूवी के लूनर लैंडर जैसा लग रहा है ना? इसका काम है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना। और राइट में है एडिनोवायरस, जो अक्सर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसे सर्दी जुकाम का कारण बनता है। इससे पता चलता है कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा स्ट्रक्चरल वैरायटी है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि वायरसेस भी माइक्रोब्स का एक डाइवर्स ग्रुप है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो अगर माइक्रोब्स इतने छोटे हैं कि दिखते नहीं, तो साइंटिस्ट्स उन्हें स्टडी कैसे करते हैं? वो एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक यूज करते हैं। वो माइक्रोब्स को एक पेट्री डिश में रखते हैं जिसमें एक न्यूट्रिएंट रिच जेल होता है। इससे माइक्रोब्स को खाना मिलता है और वो मल्टीप्लाई करके लाखों करोड़ों में बढ़ जाते हैं और तब वो एक विजिबल क्लस्टर बना लेते हैं। इन क्लस्टर्स को कॉलोनीज कहते हैं और इन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि माइक्रोब्स को न्यूट्रिएंट मीडिया पर ग्रो करके विजिबल कॉलोनीज बनाई जा सकती हैं, जिससे उनकी स्टडी आसान हो जाती है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब इस टॉपिक को थोड़ा अपने घर के पास लाते हैं। माइक्रोब सिर्फ दूर दराज की गीजर्स या साइंस लैब्स में नहीं है, वो हमारे किचन में भी है और हमारे कई पसंदीदा खाने बनाने में रोज हमारी मदद करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अब माइक्रोब्स का हाउसहोल्ड फूड प्रोडक्ट्स में रोल देखेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दूध से दही बनाना। हम क्या करते हैं? गुनगुने दूध में थोड़ा सा स्टार्टर डालते हैं, जिसे हम जामान या इनोक्यूलम भी कहते हैं। उस स्टार्टर में लाखों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAB होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। एक सूटेबल टेम्परेचर पर ये बैक्टीरिया तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वो एसिड बनाते हैं, जिससे दूध के प्रोटीन्स जम जाते हैं यानी कोएगुलेट हो जाते हैं। इस तरह दूध दही में बदल जाता है। और एक बोनस पॉइंट, इस प्रोसेस से दही की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें विटामिन B12 का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि दही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की एक्टिविटी से बनता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। कभी सोचा है कि ब्रेड का डो फूलकर इतना सॉफ्ट और पफी क्यों हो जाता है? या इडली डोसा का बैटर, ये भी माइक्रोब्स का ही कमाल है। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। इसमें बेकर यीस्ट, जिसका साइंटिफिक नाम है सैक्रोमाइसीस सर्वेसिए, डो में मौजूद शुगर को कंज्यूम करता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ये गैस के छोटे छोटे बबल्स डो में फंस जाते हैं, जिससे वो फूल जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में CO2 गैस के प्रोडक्शन से ही डो में पफीनेस आती है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यही प्रिंसिपल चीज बनाने में भी काम आता है।
जहां अलग अलग माइक्रोब्स से बिल्कुल अलग अलग तरह की चीज बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्विस चीज में जो बड़े बड़े होल्स होते हैं वो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी नाम के बैक्टीरिया द्वारा बनाई गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स हैं। वहीं दूसरी तरफ रोकफोर्ट चीज का जो एक अलग सा शार्प सा फ्लेवर होता है वो एक खास फंगस के साथ उसे पकाने से यानी राइपन करने से आता है। मतलब जैसा माइक्रोब वैसा चीज। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि चीज की वैरायटी, टेक्सचर और फ्लेवर उसमें यूज होने वाले स्पेसिफिक माइक्रोब्स पर डिपेंड करती है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए किचन से निकलकर अब चीज़ों को बड़े स्केल पर देखते हैं। जो माइक्रोबियल प्रोसेसेस हमारे घर में काम आते हैं उन्हें ही मैसिव इंडस्ट्रियल स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें जिन पर हम रोज़ डिपेंड करते हैं। तो स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि माइक्रोब्स का यूज़ सिर्फ घर तक सीमित नहीं बल्कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में भी होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इंडस्ट्रियल लेवल पर यह काम करने के लिए इन बड़े बड़े स्टील के वेसल्स का इस्तेमाल होता है जिन्हें फर्मेंटर्स कहते हैं। आप इन्हें एक बहुत बड़ा, साफ सुथरा और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वाला कंटेनर समझ सकते हैं जिसका एक ही मकसद है एक खास माइक्रोब को बहुत बड़ी क्वांटिटी में ग्रो कराना। इनकी मदद से बेवरेजेस से लेकर लाइफ सेविंग मेडिसिन्स तक सब कुछ बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि फर्मेंटर्स इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। माइक्रोब्स का सबसे पुराना इंडस्ट्रियल यूज है फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाना। ब्रूअर्स यीस्ट, वही सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, अनाज और फलों के जूस को फर्मेंट करके एथेनॉल यानी अल्कोहल बनाता है। अब अलग अलग ड्रिंक्स में फर्क अगले स्टेप से आता है। वाइन और बियर जैसे बेवरेजेस बिना डिस्टिलेशन के बनाए जाते हैं, लेकिन विस्की, ब्रांडी और रम जैसे स्पिरिट्स के लिए फर्मेंटेड लिक्विड को डिस्टिल किया जाता है। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिससे अल्कोहल कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि फर्मेंटेड बेवरेजेस डिस्टिलेशन के आधार पर दो कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब हम आते हैं 20th सेंचुरी की शायद सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक पर, जिसने मॉडर्न मेडिसिन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है पेनिसिलिन की, एक ऐसी खोज जो बिल्कुल इत्तेफाक से हुई थी, अ चांस डिस्कवरी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि हम एंटीबायोटिक्स की शुरुआत यानी पेनिसिलिन की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो ये एंटीबायोटिक आखिर होता क्या है? अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो एंटी का मतलब है अगेंस्ट यानी खिलाफ, और बायो का मतलब है लाइफ, तो इसका मतलब हुआ अगेंस्ट लाइफ। लेकिन ये हमारी लाइफ के अगेंस्ट नहीं, ये उन हार्मफुल माइक्रोब्स की लाइफ के अगेंस्ट है जो बीमारी फैलाते हैं। एसेंशियली एंटीबायोटिक एक केमिकल सब्सटेंस है जो एक माइक्रोब बनाता है और वो दूसरे माइक्रोब्स को मार सकता है या उनकी ग्रोथ रोक सकता है। ये एक तरह की माइक्रोबियल जंग है जिसका फायदा हम उठा रहे हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एंटीबायोटिक्स माइक्रोब से ही बनाए जाते हैं ताकि दूसरे हार्मफुल माइक्रोब्स को कंट्रोल किया जा सके। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इसकी खोज एक पूरा एक्सीडेंट था। 1928 में साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग छुट्टी से वापस आए और उन्होंने देखा कि उनकी एक बैक्टीरियल कल्चर प्लेट पर, जिसे वो साफ करना भूल गए थे, एक मोल्ड यानी फफूंद उग गई है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस मोल्ड के आसपास स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि ये मोल्ड कोई ऐसा सब्सटेंस रिलीज कर रहा है जो बैक्टीरिया के लिए जहरीला है। वो मोल्ड था पेनिसिलियम नोटाटम और वह सब्सटेंस था पेनिसिलिन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पेनिसिलिन की खोज एक अनुमानित घटना थी। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। फ्लेमिंग ने तो इसकी खोज कर ली, लेकिन इसका असली पोटेंशियल कई सालों बाद दो और साइंटिस्ट्स अर्नेस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरी ने दुनिया के सामने रखा। इसका असर बहुत बड़ा था, खासकर वर्ल्ड वॉर II के दौरान, जहां इसका मास प्रोडक्शन करके जख्मी सिपाहियों का इलाज किया गया और लाखों जानें बचाई गईं। इस कमाल की उपलब्धि के लिए 1945 में तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी से लेकर उसके वाइड स्प्रेड यूज तक इन तीन साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान था। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। पेनिसिलिन तो सिर्फ शुरुआत थी, उसकी खोज ने एक दरवाजा खोल दिया जिसके बाद कई और एंटीबायोटिक्स डेवलप किए गए और इन सब ने मिलकर मॉडर्न मेडिसिन का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अब एंटीबायोटिक्स के इम्पैक्ट को समझेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। एंटीबायोटिक्स की वजह से आज हम ऐसी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं जिन्होंने कभी पूरी दुनिया में दहशत मचा रखी थी। जानलेवा बीमारियां जैसे प्लेग, वूपिंग कफ जिसे काली खांसी भी कहते हैं, डिप्थीरिया यानी गलघोटू और लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग,
ये सब पहले मौत का फरमान मानी जाती थी, लेकिन अब इन पावरफुल दवाइयों से इनका इलाज संभव है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एंटीबायोटिक्स ने कई घातक बीमारियों को ट्रीटेबल बना दिया है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे और इससे एक सवाल उठता है, क्या आज के ज़माने में हम एंटीबायोटिक्स के बिना एक दुनिया इमेजिन भी कर सकते हैं? सोच के देखिए, एक छोटा सा इन्फेक्शन भी जानलेवा हो सकता था और बड़ी बड़ी सर्जरीज तो नामुमकिन हो जाती। हमारा पूरा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम इन माइक्रोबियल डिस्कवरीज की नींव पर ही खड़ा है। ये एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है कि कभी-कभी दुनिया की सबसे छोटी चीज़ें ही सबसे बड़ा फर्क लाती हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एंटीबायोटिक्स के बिना मॉडर्न मेडिसिन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो।